आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ संगीता। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि समय आने पर पार्टी इसका इनाम अवश्य देगी। भाजपा के ऐसे ही एक जुझारू कार्यकर्ता का नाम है डॉक्टर अजय शर्मा। अजय शर्मा पूर्व में गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अजय शर्मा 2027 में साहिबाबाद विधानसभा चुनाव से उम्मीदवारी चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि पार्टी उनके समर्पण को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में मौका देगी। विधानसभा पहुंचकर लोगों की सेवा जारी रखेंगे। कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए अभी तक ने डॉक्टर अजय शर्मा से मुलाकात की और उनके साथ विस्तार से चर्चा की। सर, सबसे पहले एक सवाल ये कि राजनीति में सब कोई अपना हित साधने के लिए आते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हों। जी। जैसे हम देखते हैं कि कोई फिल्मी क्षेत्र से आते हैं, खेल के क्षेत्र से आते हैं, समाज सेवा से भी जुड़े लोग राजनीति में आ जाते हैं। तो सर, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि राजनीति में आके लोगों की सेवा की जाए? मैं बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। संघ से ही मैंने अपने स्कूल टाइम से संघ से जुड़ गया था और मुख्य शिक्षक रहा। फिर गाजियाबाद आया, यहाँ भी संघ के संपर्क में रहा। फिर महानगर का प्रचार प्रमुख रहा और संघ में काम करते करते राष्ट्रवाद की मेरे अंदर भावना जागृत हुई और 2006 में मेरे मन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का इच्छा हुई। तो जब देखा सपा बसपा भाजपा सबको देखा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे निकट मुझे लगी, जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो हिंदुत्व की बात करती है और जो सोचती है कि वास्तव में भारत के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होने के कारण भारतीय जनता पार्टी मेरी पसंद की पार्टी बनी और मैं भाजपा में सक्रिय हो गया। आप भाजपा की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित हैं? निश्चित। और हमने देखा आपने तो पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी इच्छा भी जाहिर की थी जी। तो तब तो नहीं हो सका, लेकिन अब आप अपना भविष्य अब कहाँ देखते हैं भाजपा के अंदर वर्तमान परिस्थितियों में? पिछले चुनाव मेरा साहिबाद से चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन पार्टी ने सुनील जी को टिकट दिया। मैंने बड़े मन से चुनाव लड़ाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बार सुनील जी को टिकट दिया पार्टी ने, उन्हें लड़ाइए, अगली बार पार्टी आपको मौका देगी। तो बड़े नेताओं ने मुझे आश्वासन दिया है, उसी नाते से इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है पार्टी मुझे मौका देगी, मैं साहिबाद से चुनाव लड़ूंगा। और अब निश्चित मानिए, पार्टी ने मुझे मौका दिया तो बहुत बड़ी जीत होगी और सभी कार्यकर्ताओं के मन का विषय होगा, क्योंकि सुनील जी लगभग लगातार 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब जो वर्तमान है सबको पूर्व कहीं ना कहीं होना ही होता है, तो अब 4 बार चुनाव लड़ दिया है, अच्छा काम किया उन्होंने, वर्तमान मंत्री भी हैं। लेकिन पार्टी है नए नए चेहरों को मौका देती है और मुझे लगता है सर मुझे मौका मिलेगा। आप परिवारवाद के खिलाफ हैं किसी भी पार्टी में, तो आपको लगता है कि भाजपा पार्टी में या भाजपा के संगठन में भी परिवारवाद या ऊंची पहुंच अब कहीं ना कहीं आ चुकी है, तो इसका आपको कोई नुकसान हुआ या आगे भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? बाकी पार्टियों में परिवारवाद है पर वास्तव में भाजपा में परिवारवाद नहीं है। आप अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ सोनिया का परिवार, राहुल का परिवार, वो सब गांधी परिवार ही लीड करता है। आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, उनकी बहू डिम्पल यादव, एक ही परिवार लीड करता है। अब बात करें मायावती की तो मायावती उनके बाद उनके भतीजे आ जाएंगे, एक ही परिवार लीड करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, या एक परिवार लीड नहीं करता है। तो ऐसा कहना कि परिवारवाद भाजपा में है वो गलत है। भाजपा सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है और सभी को मान सम्मान देती है और सबको मौके देती है। क्या ऊंची पहुंच भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पे कुछ असर डाल रही है विपरीत इस समय पे वर्तमान में? ऐसा नहीं है, जो अच्छा कार्यकर्ता है उसको मौका मिलता है। अब देखिए 72 साल की उम्र में तेलवम काम्बोज जी को मेयर का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी को। सुनीता दयाल जी तो लंबे समय से काम कर रही थी, आज गाजियाबाद की मेयर है। तो जो भी काम कर रहा है पार्टी सबको मौका दे रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होना ही है। बालेश्वर त्यागी जी कई बार चुनाव लड़े, परिवर्तन हुआ, सुनील जी आए, अब सुनील जी कई बार चुनाव लड़ रहे हैं, फिर परिवर्तन होगा, कोई और आएगा, हो सकता है मैं आऊँ। ये सतत एक समय सीमा के बाद परिवर्तन होना ही होता है, सहज भाव है, इसमें कोई किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बार आपको उम्मीद है कि शायद जहाँ से आप चाह रहे हैं चुनाव लड़ना वहाँ शायद परिवर्तन हो? मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मतलब उसी सीट से आप उम्मीदवारी अपनी मान के चल रहे हैं?
हाँ, मैं साहिबाबाद से टिकट मांग के चल रहा हूँ और वहीं से मैं अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, साहिबाबाद में एक जगह है खोड़ा, वहाँ हाँ से जी, अभी आपने देखा तत्काल काउंटर हुआ, बहुत राष्ट्रीय मुद्दा बना। बहुत बड़ा मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल बना, उसमें जी भाजपा के कई लोग पीड़ित परिवार के पास पहुंचे भी, जी और आप भी मतलब शुरू से उसमें पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे। जी। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सूर्या का जब हत्या हत्या हुई तो उसके अगले दिन मैं उनके परिवार से मिलने गया, उनकी माताजी से मेरी चर्चा हुई। सबसे पहला मैं व्यक्ति था जिसने उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, अपने प्रदेश के नेतृत्व तक पहुंचाया, और उसका परिणाम ये आया कि बहुत जल्दी उसका परिणाम लेते हुए, उनको संज्ञान में लेते हुए असद का एनकाउंटर हुआ। हमारी जो मांगे थी कि उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, आर्थिक मदद मिली, सब लोग गिरफ्तार हुए, असद का एनकाउंटर हुआ, और भी छोटी मोटी समस्या थी वो सब पूरी हुई। जो परिवार की डिमांड थी उसको मैंने उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचा के उनकी सारी समस्या का निस्तारण कराया गया। उसके बाद मेरे बाद अनेक नेता वहाँ आए, वो चलता रहता है, सब आते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सूर्य का प्रकरण था मैंने उठाया, और सबसे पहले मैंने अपनी बात आपका मुद्दा प्रदेश दिखाया है। नेतृत्व को और मुख्यमंत्री जी को बताई, जिसका परिणाम भी आया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो लोग बाद में आए तो मैं उसका श्रेय लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जहाँ कोई पीड़ित है तो उसमें हम सबसे पहले हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ खोड़ा में नहीं, कहीं भी कोई समस्या होती है हम कार्यकर्ता के साथ खड़े होते हैं। खोड़ा में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं इस समय? पानी की तो चल ही रही है, खोड़ा में उसे पानी की लेके थोड़ा सा समस्याएं हैं। बताएं। एक जो बड़ी समस्या है वहाँ परमानेंट एड्रेस नहीं है किसी के। जी अगर कोई जोमेटो वाले को बुलाता है, कोई स्विगी वाले को ऑर्डर करता है पिज्जा का, तो खोड़ा के नाम पे मना कर देता है। अगर आप ओला कैब करते हैं और कहते हैं मुझे वहाँ कहीं जाना है, और कैब वाला मना कर देता है, मैं खोड़ा में नहीं आऊंगा, कारण जी कि वो आपके पास परमानेंट एड्रेस ही नहीं है, तो वो कहाँ से लेके आएगा? ये बहुत बड़ी समस्या तो है। इसके लिए क्या, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे आप इसके लिए? परमानेंट सबके एड्रेस होगा, जी सबका हाउस नंबर होगा, और सिस्टमेटिक सब चीज, सारी चीजों का विकास होगा, और पानी की समस्या का भी समाधान होगा। तो आपको लगता है अभी तक सुनील शर्मा जी से करने में वो विफल रहे हैं? चार नहीं, बार उन्होंने आपने प्रयास किए, मौका उन्होंने भी प्रयास किए, जी तो और लगातार खोड़ा तो बहुत गंदी स्थिति में था। जनरल वीके सिंह सांसद, उन्होंने भी अच्छे काम किए, अतुल जी हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, सुनील जी ने अच्छे काम किए। मैं सुनील जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया है, काम उन्होंने भी किया है, लेकिन मेरा मानना है कि सबका अपना काम करने का तरीका है। मतलब स्थायी समाधान क्या है इस चीज का? वादे तो बहुत लोगों ने किए हैं, सुनील शर्मा जी ने भी किए और भी लोगों ने किए, अतुल गर्ग जी आए हैं अब सांसद बने, इन्होंने भी किए। तो इसका आप स्थायी समाधान क्या देखते हैं अभी भी? क्योंकि आप मतलब मतलब भूमाफिया में गलत कह रहा हूँ लफ्ज, जल माफिया, जी जल माफिया भी सक्रिय है, मतलब इसको लेके फायदा उठा रहे हैं वो। देखिए, खोड़ा की जल का समस्या सिर्फ प्रदेश स्तर से नहीं होगा, जी इसमें राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर दोनों का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद समस्या का समाधान हो पाएगा। अगर आप चाहें सिर्फ प्रदेश से इसका समाधान तो नहीं होने वाला, जी राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे, दोनों स्तर पे बात करके खोड़ा की पानी की समस्या का मूल समाधान संभव है। असंभव कार्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चेयरमैन है वर्तमान, वो कई चीजों में कॉपरेट नहीं करते हैं, बहुत सारी समस्या है। तो मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व को साथ लेके आप समस्या का समाधान करेंगे अगर आपको मौका एक्चुअली मिलता है तो? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का इसमें, दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिएगा, सिर्फ प्रदेश सरकार से विषय नहीं होने वाला, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन से काम होने वाला है, उसके बाद इसका समाधान हो पाएगा। मुझे लगता है समाधान की ओर भी हम लोग और जल्दी समाधान करा पाएंगे। अच्छा सर, भाजपा सरकार पे मुस्लिमों की उपेक्षा करने के आरोप लगते हैं धार्मिक आधार पे, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज जितनी भी हमारी सरकार की योजना है उसका लाभ आप देखें तो मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। चाहे तो उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनकी वो अभी जो कई सारी योजनाएं आई हैं, आवास की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, सबसे ज़्यादा अगर अब लाभ मिलेगा तो मुस्लिम समुदाय को मिलेगा। तो हम लोग ये तय नहीं करते कि मुस्लिम को ना मिले, हिंदू को मिले, या हिंदू को मिलना चाहिए, मुस्लिम को नहीं मिलना चाहिए। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं उनके हम खिलाफ हैं। अच्छा हिंदू मुस्लिम को बराबर मान के चलना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव है, उनकी स्थिति क्या है? राम मंदिर के चंदे की चिंता तो करने लगे वो। उन्होंने कभी कहा है कि जो मस्जिद के चंदा कहाँ जाता है? जी तो मुस्लिम तुष्टीकरण जो लोग करते हैं उनके खिलाफ है, मुस्लिम लोग खिलाफ नहीं है। हमारा कहना है सबका साथ सबका विकास। तो मुस्लिमों की कोई मतलब आपकी नज़र में कोई उपेक्षा नहीं है या नहीं नहीं, कभी हम अपेक्षा नहीं करते। और जब इस सूर्या का जो प्रकरण हुआ, जो असद ने उनका मर्डर किया, जी ईद वाले दिन 4-5 लड़कों ने ये कह के कि चलो तुमको बकरी कुर्बानी कैसे होती है, बकरी कुर्बानी कराना दिखाते हैं, उसने कहा मुझे नहीं देखना, तो कहा ठीक है, अगर तुझे नहीं देखता तो तेरी हम कुर्बानी नहीं करते। तो मतलब ईद के दिन किसी हिंदू को कुर्बान करना, अब इसमें अगर रिएक्शन ना दे, उसका एनकाउंटर ना हो, तो क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा कहना कि मुस्लिमों के खिलाफ है, गलत। अच्छा, तो मतलब विपक्ष तो ये बात करता है ना कि धर्म देख के मतलब
कार्रवाई की जा रही है? विपक्ष गलत कहता है, ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है जो धर्म देख के हम काम करते हो। हम लोग मेरिट के हिसाब से काम करते हैं, जो गलत करेगा उसको उसका परिणाम मिलेगा। तो अगर आपको, आप जैसे कह रहे हैं साहिबाबाद से आप उम्मीदवारी अपनी मांगते हैं, अगर पार्टी इस बार भी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर क्या आप निर्दलीय जाने की कोशिश करेंगे? ये तो काल्पनिक आपका सवाल हो गया। उसकी तरफ बाहर सीट वाले को मना कर दो कि ये हल्ला ना मचाए, भी मना किया था उसको मैंने। थोड़ा सा कट ले लें वो हम जैसे कि अगर आपको इस बार भी पिछली बार की तरह ऐसा आपके साथ होता है कि टिकट किसी न किसी कारणों की वजह से नहीं मिलता, तो क्या इसके बाद आप कदम उठाएंगे? देखिए, ये तो काल्पनिक सवाल है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे विश्वास है, पिछले बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा था कि इस बार आप सुनील जी को चुनाव लड़ाओ, अगली बार हम आपको मौका देंगे। इतने बड़े लोग जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे कह रहे हैं कि आपको मौका देंगे, तो संशय का तो सवाल ही नहीं है। और मैं तो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, पिछले बार टिकट मांगा, नहीं मिला, चुनाव लड़ाया। पार्टी जो भी मेरे प्रति काम देगी, जो मुझे काम देगी, मैं करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी इस बार मेरे साथ न्याय करेगी और मुझे टिकट देगी और मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो 27 में क्या इस बार फिर से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे लगता नहीं कि बदलाव आएगा। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार मुझे लगता है तीसरी बार हम योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कारण रहेंगे इसके? सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर। आज माफिया राज बिल्कुल खत्म कर दिया योगी जी ने। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, आज माफिया नाम की चीज खत्म हो गई है। आती खत्म हो गए, जितने बड़े बड़े बदमाश थे सब खत्म हो गए। या तो वो प्रदेश छोड़ गए या भगवान राम के पास पहुंच गए। और दूसरा, डेवलपमेंट इतना ज्यादा किया है। अब देखिए, आपको लखनऊ जाना होता है तो 5-6 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। ये तो आपको देहरादून जाना होता है 2.5 घंटे पहुंच जाते हैं। आपको अगर गंगा एक्सप्रेस बनाए, आप प्रयागराज यहाँ से कुछ 6-7 घंटे पहुंच जाते हैं। तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इतने अच्छे डेवलपमेंट के बाद, काम के बाद, लॉ एंड ऑर्डर के बाद, सब योगी जी को चाहते हैं, योगी जी को वोट देंगे और कोई किसी के सामने ऑप्शन नहीं। तो इसलिए तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं योगी जी के एक्शन पर कि फेक एनकाउंटर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी गाजियाबाद में ही हमने देखा जो ये वैन लूटने वाला मामला हुआ था, इसे लेके भी काफी ज्यादा मुद्दा बना इस चीज का। देखिए, विपक्षी का तो काम है एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करना। अगर पुलिस वाले बदमाशों से मुठभेड़ करेंगे और वो उधर से गोली चलाएंगे तो पुलिस वाले नहीं चलाएंगे क्या? पुलिस वालों को बदले को छोड़ दें क्या? तो जो गड़बड़ करेगा, गुंडा माफिया, उसके खिलाफ पुलिस को खुली छूट है, उसके खिलाफ उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और उसमें कोई एक्शन का रिएक्शन आता है, किसी का एनकाउंटर होता है, तो उसको फेक एनकाउंटर कहना गलत है। लेकिन माफिया को इलाज करना पड़ेगा, जो गुंडे बदमाश है उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, सपा और भाजपा में ऐसा क्या फर्क है जो दोनों पार्टियों को अलग बनाता है? क्या बड़ा फर्क आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से परिवारवाद की पार्टी है और एक ही यादव परिवार है। मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद उनका बेटा अखिलेश यादव है, उनकी पत्नी डिम्पल यादव है, उनका भाई धर्मेंद्र यादव है। और किसी की कोई एंट्री नहीं है। एक आम कार्यकर्ता के लिए समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं। कोई वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी में योगी जी हैं, कोई परिवारवाद नहीं है। उनसे पहले जो भी हमारे बड़े नेता रहे, कोई उनकी बैकग्राउंड कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। योगी जी के बाद भी कोई आएगा तो परिवारवाद से नहीं आएगा। तो मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाती है। यही मूल अंतर है सपा और भाजपा में। सपा के समय में गुंडागर्दी होती थी और गुंडे हावी होते थे, थानों में दलाली होती थी। जब सपा की सरकार थी तो हमने सभी थानों का घेराव किया, मैं अध्यक्ष था उस समय। तो हर थाने पे एक एक ठेकेदार बैठता था और वो डीलिंग करता था, वो पैसे देता था। हमने सभी थानों पर घेराव किया था। उसका परिणाम ये हुआ 2017 में हमारी सरकार आई और उसके बाद आज तक इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है कि मुझे लगता है कि आज जनता के मन में बन चुका है कि योगी सरकार दोबारा आनी चाहिए। और सपा का तो कोई मतलब है। सपा कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोगों के पर्सनल मुद्दे होते हैं, उसमें क्या है, उसमें कोई भी मतलब भाजपा के अलावा भाजपा या कोई भी पार्टी उसमें मतलब इंटरफेयर करती है पर्सनल मुद्दों में जी। उसमें मतलब राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने आपके साथ भी 2017 की बात है शायद, लव जिहाद का कोई मामला था। हाँ जी। आपने उसमें बिल्कुल आप विरोध गए थे उसका शायद आपको परिणाम भी जी देखने को मिला था। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब इसमें कुछ जो लोगों की पर्सनल चीजें हैं, धार्मिक से रिलेटेड जो भी है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ तक सही है सर? देखिए, जो लोगों की मानसिकता है और सहज भाव से कोई ऐसा कुछ होता है तो उसमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग फोकस करके पूरा एजेंडा चला के और मैनिपुलेट करके माफिया की तरह से काम करते हैं। अभी शामली में एक विषय है, एक हिंदू लड़का था,
उसको हाँ। मुस्लिम कर दिया गया। वो कई सौ करोड़ का मालिक है, उसकी स्टाफ ने उसको सेट किया और धीरे धीरे उसका इस्लामीकरण हो गया। उसकी जांच में पता लगा है कि पाकिस्तान के लोग उसको जाके कन्विंस करते थे, पाकिस्तान के मुल्ला बॉल भी उसको समझा रहे हैं कि मुस्लिम बनना चाहिए तुझे। तो ये एक पूरा रैकेट चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, अनेक ऐसे केस आ रहे हैं और अभी कई खुलासे हुए हैं कि लोग विदेशों से फंडिंग करते हैं कि हिंदुत्व को छोड़ के इस्लामीकरण की तरफ आ जाए। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये नहीं होना चाहिए। कोई सहज भाव से किसी से कुछ कर रहा है तो अलग विषय है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हिंदुओं की संख्या घटे और मुस्लिम की संख्या घटे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्राइम है। तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप इस चीज को लेके भी कुछ ना कुछ सुधार करना चाहेंगे? निश्चित सुधार करना चाहेंगे और जो धर्म परिवर्तन का जो कानून है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग एजेंडा बना के धर्म परिवर्तन करें। धर्म परिवर्तन जो है ये लव जिहाद का बहुत बड़ा विषय है और सबसे पहले गाजियाबाद में मैंने उठाया 2017 में, और आज भी मैं हिंदुत्व के साथ हूँ। मैं चाहे खोड़ा प्रकरण हो, चाहे लिंक रोड थाने की बात हो, चाहे 2017 में लव जिहाद की बात हो, हम हिंदुत्व के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हिंदुत्व के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।